दोस्तों, इतना तो सभी को पता है कि अब तक आपने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीडीएफ, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और आशा करता हूं कि अब तक आपको सभी कुछ तैयार भी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, एक मेरा आखिरी प्रयास आपके लिए लेकर आया हूं तीनों मॉड्यूल को अत्यधिक संक्षेप में, ताकि आप एक सरसरी निगाह इन पर डाल सकें और एक बार पुनः अपनी भूली हुई यादों को ताज़ा कर सकें। तो आइए दोस्तों, मैं सिंगल पीडीएफ में तीनों हस्त पुस्तिकाओं को लेकर आपके सामने आया हूं और दिखाता हूं कि इनमें क्या है। तीनों हस्त पुस्तिकाओं के सभी भागों का सामान्य परिचय सिंगल वीडियो में अत्यधिक सीमित शब्दों में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आधारशिला हस्त पुस्तिका परिचय। इसका उद्देश्य जानिए। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में भाषा व गणित की बुनियादी समझ विकसित करने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत करना है। आधारशिला हस्त पुस्तिका को 6 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में है, इस भाग में आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें, फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण एवं उनके लक्ष्य व संकेतक तथा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं समझ के अंतर्गत भाषा विकास और गणितीय दक्षता विकास की बात मुख्य रूप से की गई है और साथ ही गणित सीखने का क्रम ELPS सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ERAC का सिद्धांत के बारे में भी बड़े ही सरल शब्दों में समझाया गया है। इस भाग में ही सत्र के प्रारंभ में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करें, कक्षा 1 और 2 के बच्चों में लर्निंग आउटकम की समझ, लक्ष्य एवं आकलन संकेतक के बारे में जानकारी दी गई है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी और कार्य योजना किस प्रकार बनाई जाए, इसके लिए आप हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 34 पर दिए गए प्रारूप से सहायता ले सकते हैं तथा इस विस्तृत साप्ताहिक कार्य योजना की मदद से कक्षा शिक्षण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम और लक्ष्यों का निर्धारण भी कर सकते हैं। हस्त पुस्तिका के इस भाग में गतिविधि आधारित शिक्षण के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, जिसमें है मौखिक गतिविधियां, लिखित गतिविधियां, सामग्री आधारित गतिविधियां और ICT आधारित गतिविधियां। इसके साथ ही कक्षा प्रबंधन व कक्षा व्यवस्था कैसी हो, भाषा और गणित की कक्षाएं तथा शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। भाग 2 में, इस भाग में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के आशय को बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया गया है। यहाँ भाषा संरचना एवं व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों एवं आकलन के तरीकों का भी विवरण दिया गया है। भाग 2 में ही आरंभिक स्तर पर भाषा के विकास और शिक्षण पर बात की गई है तथा इसमें अनुभूति, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति के सह संबंध को दर्शाते हुए भाषा सीखने सिखाने का क्रम LSRW का भी विस्तृत वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें चर्चा और बातचीत, चित्र कहानियों पर बातचीत, कविताएं, अभिनय और रोल प्ले जैसी 40 गतिविधियों को शामिल किया गया है। पृष्ठ संख्या 84 पर दक्षता आधारित आकलन, संकेतक, आकलन हेतु संभावित तरीकों से संबंधित प्रेरणा तालिका दी गई है। इसके साथ साथ पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु क्या जरूरी कदम उठाएं, पठन सामग्री का चुनाव किस प्रकार करें, पठन विकास में किन गतिविधियों का चयन करें के विषय में भी बताया गया है। फिर भाग 3 में, यह भाग मुख्य रूप से गणित सीखने सिखाने पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर गणित में केंद्रित लर्निंग आउटकम का ध्यान रखते हुए बच्चों में गणितीय क्षमता का विकास कैसे करें, इसके लिए गणित सीखने सिखाने का क्रम ELPS का बहुत सरल शब्दों में वर्णन किया गया है। इस भाग में गणित शिक्षण के घटकों के साथ साथ गणित की कक्षाओं के नियोजन की भी जानकारी मिलती है। इस भाग में लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियों, केंद्रित, फोकल लर्निंग आउटकम तथा नेस्टेड लर्निंग आउटकम के बारे में भी बताया गया है। इस भाग में गणित की 4 मौलिक संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा व भाग में गणित सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ELPS का उपयोग कैसे करें, इसके लिए भी अनेकों गतिविधियां बताई गई हैं। यहाँ संख्यात्मक गणित के अलावा ज्यामितीय मापन आदि के विषय में भी बताया गया है, जैसे स्थान, दूरी की समझ, तौल, धारिता, वस्तुओं की बनावट, आकार आदि। इन सभी विषयों पर बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए गतिविधियां, शिक्षण के तरीके तथा इनसे संबंधित अधिगम लक्ष्य और आकलन संकेतक दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर समय, कैलेंडर, मुद्रा का दैनिक जीवन में गणितीय सोच के साथ उपयोग पर भी बात की गई है। भाग 4 में देखेंगे दोस्तों, इस भाग में कक्षा 3, 4 और 5 में
बच्चों में गणित के साथ भाषा और परिवेशी अध्ययन से संबंधित कौशल विकास के तरीकों एवं गतिविधियों को बताया गया है तथा उससे संबंधित लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजनाएं भी साझा की गई हैं। यहाँ पर कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों में संख्या पद्धति और संख्या की अवधारणा, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न तथा दशमलव संख्या, प्रतिशत, मापन व ज्यामितीय आकृतियां, समय, मुद्रा आदि विभिन्न बिंदुओं के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति कैसे हो, इसके लिए भी मार्गदर्शित किया गया है। साथ ही बच्चों के आकलन का संकलन किस प्रकार करें, उससे संबंधित कुछ सुझाव भी वर्णित हैं। भाग 5 में आप देखेंगे यह भाग विशेष रूप से बच्चों के आकलन और मूल्यांकन संबंधी जानकारियों पर आधारित है। सतत आकलन हेतु बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड किस प्रकार बनाया जाएगा, इसके लिए पृष्ठ संख्या 258 से 262 तक भाषा और गणित के व्यक्तिगत और सामूहिक आकलन प्रपत्र को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। फिर भाग 6 में आप देखेंगे इस भाग में शिक्षकों के आत्मावलोकन और विश्लेषण हेतु उनमें स्वयं के प्रदर्शन, आकलन और सुधार की बात की गई है। शिक्षण प्रदर्शन मानक, शिक्षण विधियां, शैक्षिक सकारात्मक बदलाव और स्व विकास की योजना, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव या सुधार के तरीकों, बच्चों और शिक्षकों के आपसी संबंध कैसे हों जैसी बहुमूल्य जानकारियां भी दी गई हैं। यहाँ शिक्षकों के स्वमूल्यांकन और आत्मचिंतन के लिए कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जो शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और शिक्षक के रूप में उनकी यात्रा पर आधारित है। पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी तथा साप्ताहिक कार्य योजना भी दिया गया है तथा कक्षा शिक्षण करते समय किन बातों को करना है, किन्हें नहीं करना है, डू एंड डोंट्स, इसको भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। फिर दोस्तों आता है शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका परिचय। इसमें आप जान लीजिए इसका उद्देश्य है प्रभावी एवं रुचिकर कक्षा शिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं और जानकारियों को संकलित करना, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर सकें बल्कि बच्चे भी सहज रूप से कक्षा के वातावरण और विद्यालय परिसर से स्वयं शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी सीख पाएं। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में कुल 6 भाग हैं। पहले भाग में इस भाग में शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका की अवधारणा एवं आवश्यकता के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार विद्यालय का आकर्षक एवं संसाधन समृद्ध वातावरण बच्चों को सीखने एवं उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। भाग 2 में दोस्तों यह भाग शिक्षण संग्रह के अंतर वस्तुओं पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या, क्यों और कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार, लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम तालिकाएं, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीकों के विषय पर चर्चा की गई है। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं में शिक्षण योजनाएं, शिक्षक डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम की सूची, उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां आदि के माध्यम से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सीखने सिखाने के अनुकूल बनाने के विषय में बताया गया है। यहाँ पर प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस भाग में शिक्षण योजना का प्रभावी रूप से उपयोग करने हेतु प्रतिदिन बच्चों के साथ किए गए कार्यों का नियोजित विवरण शिक्षक डायरी में लिखने तथा सभी विषयों के अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाओं को लक्ष्य मानकर कक्षा शिक्षण में प्रभावी उपयोग के विषय में भी बताया गया है। इसमें ही अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने हेतु उपयोग में आने वाली जो गतिविधियां हैं, माध्यमों का उल्लेख किया गया है, जैसे सूचना एवं संचार तकनीकी, ICT का प्रयोग, विद्यालय भवन बाला, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, पुस्तकालय का प्रयोग, प्रयोगशाला का प्रयोग, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, सामुदायिक ज्ञान का उपयोग। फिर भाग 3 में आपको मिलेगा, यह भाग व्यक्तित्व विकास की कार्ययोजना पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श तथा बाल संसद के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्रातःकालीन सभा में प्रत्येक दिवस की अलग अलग प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान पूरी गरिमा के साथ प्रत्येक दिवस शिक्षक या छात्रों के द्वारा मुख्य समाचारों के हेडलाइन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चर्चा, व्यायाम, पंक्तिबद्ध ढंग से छात्रों को कक्षा कक्ष में प्रवेश इत्यादि कार्यों से बच्चों में रचनात्मक परिवर्तन होता है। सांध्यकालीन सभा में प्रत्येक दिवस देश की एकता को प्रकट करने को करता हुआ एक राष्ट्रगीत, योग, क्विज प्रतियोगिता, पहेली प्रतियोगिता, विषय आधारित गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण आदि विषयों पर परिचर्चा, नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियां इत्यादि कार्यों को करने कराने से बच्चों में व्यक्तित्व विकास होता है। सह शैक्षिक गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, कहानी, निबंध, वाद विवाद, अंताक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोककथा, लोकगीत, चित्रांकन, विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना, कार्यानुभव, शिल्प आदि गतिविधियों से बच्चों में मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। व्यवसायिक परामर्श में हर बच्चे का कुछ सपना होता है। एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके सपनों को जानें,
फिर उसे पूरा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें तथा उनके सपनों को पूरा होने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी देते हुए उसका समाधान बताएं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु यह बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता में बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित हाथ धोना, नियमित ब्रश करना, प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग, नाखून काटना इत्यादि की जानकारी देना। फिर जीवन कौशल के विकास में हर विषय अपनी प्रकृतिगत विभिन्नता रखता है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृतिगत विभिन्नता रखता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से बच्चों के जीवन कौशलों जैसे सृजनात्मक सोच, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव नियंत्रण, स्वजागरूकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी संप्रेषण, समस्या समाधान, निर्णय लेना कि बच्चों के विकास में सहायक होता है। बाल संसद के माध्यम से बच्चों के जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत स्पर्श की क्षमता, समय प्रबंधन आदि की समझ विकसित होती है। फिर भाग 4 में दोस्तों यह भाग सीखने के लिए आकलन पर आधारित है। यहाँ बताया गया है कि आकलन बच्चों के बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास एवं सामाजिक विकास के लिए किस प्रकार जरूरी है। आकलन 2 प्रकार से किया जाता है, मौखिक रूप से, व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, फिर लिखित रूप से बच्चों की कापियां, अभ्यास पुस्तिका या हरी पट्टियों पर लिखे कार्यों को देखकर। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, अन्य शिक्षकों के साथ तथा अभिभावकों के साथ करने से वांछित परिणामों की प्राप्ति होती है। भाग 5 में यह भाग विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूँ परंतु संस्था ही मेरे लिए प्रधान है। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय विजन का निर्माण करने की आवश्यकता तथा विद्यालय विकास की योजना बनाने के तरीकों के विषय में बताया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक अच्छे शैक्षिक नेतृत्वकर्ता का गुण है कि वह विद्यालय विकास योजना के निर्माण में व्यावसायिक दक्षता, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा, समावेशी शिक्षा का सृजन करते हुए विद्यालय में किए गए कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन भी अवश्य करें। भाग 6 में आप देखेंगे दोस्तों, यह भाग शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश है। इस भाग में प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, सफलतामूलक कहानियां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 का संक्षिप्त परिचय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का संक्षिप्त परिचय, उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट की लिस्ट, प्रार्थनाएं, समूह गान, संग्रह, प्रातःकालीन सांध्यकालीन सत्र की रूपरेखा, प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी, शिक्षा संबंधित साहित्य की सूची, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था तथा अन्य विभागों से सहयोग व समन्वय की जानकारी दी गई है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका की उपयोगिता। शिक्षण संग्रह एक हस्त पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक विद्यालय परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है, जिनका उपयोग हम दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन में कुछ इस प्रकार से करते हैं। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हुए कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम और आकलन की विधियों का संदर्भ लेते हुए, विद्यालय के भौतिक परिवेश को साधन समृद्ध बनाते हुए, विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारी का उपयोग करते हुए, विद्यालय विकास की योजना बनाकर प्रभावी शिक्षण हेतु अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक मार्गदर्शन सूत्र का प्रयोग करते हुए। फिर आता है दोस्तों ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का परिचय। उद्देश्य क्या है? बच्चे की सहसा अवस्था में सीखने की गति का रचनात्मक उपयोग करते हुए शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित करना तथा शिक्षकों का ध्यान उन बच्चों की ओर आकृष्ट करना है जो शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे होते हैं और उन्हें शिक्षकों से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में कुल 4 भाग हैं। पहले भाग में यहाँ ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, उद्देश्य तथा बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारणों के विषय में बताया गया है। भाग 2 में यह भाग विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम एवं आकलन पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम की अवधारणा, बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर एवं उनके सीखने के स्तर का आकलन, कम अधिगम स्तर वाले बच्चों का चिन्हांकन तथा आधारभूत शिविर, ध्यान आकर्षण शिविर के विषय में समझ विकसित की गई है। लर्निंग आउटकम अवधारणा यहाँ बताया गया है कि लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। अर्थात लर्निंग आउटकम से हमें अपनी कक्षा के बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता होता है। अधिगम स्तर में अंतर लर्निंग गैप्स, यहाँ बताया गया है कि एक कक्षा में सभी बच्चों का अधिगम स्तर समान नहीं होता। कुछ बच्चे वांछित अधिगम स्तर से पीछे रह जाते हैं। इन बच्चों का विषयगत कक्षा स्तर का वास्तविक लर्निंग आउटकम विषयगत AO अर्थात एक्चुअल आउटकम, कक्षा स्तर के अपेक्षित लर्निंग आउटकम अर्थात एक्सपेक्टेड आउटकम से कम रहता है। तो लर्निंग गैप इज इक्वल टू AO माइनस EO अर्थात यहाँ एक्चुअल आउटकम माइनस एक्सपेक्टेड आउटकम।
बच्चों का चिन्हांकन, यहाँ पर बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता लगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले तरीके जैसे आरंभिक परीक्षण और उसके विभिन्न चरणों द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों के चिन्हांकन के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आधारभूत शिविर, ध्यानाकर्षण शिविर, यहाँ सत्र के आरंभ में चिन्हित बच्चों के साथ मूलभूत लर्निंग आउटकम पर 50 कार्यदिवसीय व ध्यानाकर्षण शिविर के माध्यम से लर्निंग गैप को कम करने के प्रयास पर चर्चा किया गया है। भाग 3 में यह भाग कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीकी ज्ञान पर आधारित है, जिसके अंतर्गत शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के दौरान क्या करें क्या ना करें की जानकारी, कक्षा शिक्षण की प्रभावी शिक्षण तकनीकियां, उन पर आधारित शिक्षण योजना के निर्माण का उल्लेख हुआ है। 18 शिक्षण तकनीकों में पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। इस शिक्षण तकनीक में बच्चे प्रिंट रिच तथा विषयगत संसाधनों से पूर्ण कक्षा में गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था। इस शिक्षण तकनीक के माध्यम से कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले तथा कम बोलने वाले बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। तीसरा रोचक प्रस्तावना, इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रकरण पर चर्चा किया जाता है। इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होती है एवं उन्हें पाठ रुचिकर प्रतीत होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ कार्य करने से बच्चों के लिए सीखना सरल, रुचिकर व स्थायी बन जाता है। पांचवा है शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। इस शैक्षिक तकनीक से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीख पाते हैं। छठवें में प्रश्न पूछना है। इस शैक्षिक तकनीक के माध्यम से बच्चे जिज्ञासा की स्थिति में अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनके सोचने या चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। अगला है सीखने के लिए बातचीत। बच्चों को परस्पर तर्क वितर्क करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलता है। शिक्षक एवं बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध स्थापित होते हैं। आठवां है बच्चों के लिए कार्यपत्रक। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक द्वारा बच्चों को किसी भी अवधारणा का अभ्यास कराने में आसानी होती है और बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। फिर 9वां है सभी को शामिल करना। सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हुए एक दूसरे से सीख पाते हैं और शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होते हैं। 10वां समूह कार्य है। इस शैक्षिक तकनीक में 3 से 5 बच्चों का समूह बनाते हुए गतिविधि कराने से बच्चों को अभिव्यक्ति के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं तथा बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीख पाते हैं। और 11वां में है जोड़ी में कार्य। बच्चे बिना किसी भय संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर समस्या का समाधान करते हैं। फिर 12वां है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। बच्चे इन संसाधनों से पूर्व परिचित होते हैं, इसलिए उन्हें इनका उपयोग रुचिकर लगता है और उन्हें अवधारणा को पुष्ट करने में भी मदद मिलती है। फिर अगला है अभ्यास का अवसर देना। बच्चे संबंधित क्षेत्रों में निपुण हो पाते हैं। और 14वें में है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। इस तकनीक के माध्यम से अभ्यास की विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलती है। पुनरावृत्ति से प्रकरण पर समझ स्पष्ट विकसित होती है। फिर 15वां है सकारात्मक प्रतिपुष्टि। इस शैक्षिक तकनीक के उपयोग से बच्चों में प्रतिभाग करने और सीखने की ललक पैदा होती है। 16वें में है शैक्षिक भ्रमण। स्थलीय अवलोकन। बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है जो उनके अर्जित ज्ञान को पुष्ट करता है। फिर 17वां है सरल से कठिन की ओर। बच्चे स्वयं अनुभव करके विषय पर अपनी समझ का निर्माण करते हैं। फिर आखिरी है प्रोजेक्ट कार्य। बच्चे स्वयं खोज कर सीख सकते हैं तथा बच्चों में सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त होता है। इन 18 शिक्षण तकनीक की बेहतर समझ विकसित करने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग व गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से शैक्षिक वीडियो का भी निर्माण किया गया है। फिर भाग 4 में आता है दोस्तों ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के। इस भाग में 5 परिशिष्ट दिए गए हैं जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, आरंभिक अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका की उपयोगिता, कक्षागत विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ बेहतर बनाने में, बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाने के तरीके को समझने में, सफलतापूर्वक ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करने में, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करने में, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत आकलन पर समझ विकसित करने में तथा कक्षा में भयमुक्त, रोचक व मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करने में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने एक ही वीडियो में अत्यधिक सरल शब्दों में संक्षेप में तीनों हस्त पुस्तिकाओं को समाहित कर दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञानार्जन के लिए यह एक उपयोगी वीडियो सिद्ध होगा। तीनों ही हस्त पुस्तिकाओं को अध्ययन करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसका जो PDF है उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप खुद भी अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्राप्त होती रहे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।